गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माई सेल्फ इज़ विकास योगी और गाइज़ आप देख रहे हो ऑनलाइन योगी नर्सिंग क्लासेस। तो गाइज़ प्रीवियस क्लास के अंदर अपन ने डिस्कस किया था इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसका नाम था विजाइना। गाइज़ अपन ने विजाइना के हर एक कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किए थे बच्चों। और विजाइना पहला यानी कि फर्स्ट इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और गाइज़ आज अपन डिस्कस करेंगे सेकेंड फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे अपन क्या कहते हैं, यूट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं अपन इसे? यूट्रस के नाम से अपन इसे जानते हैं। गाइज एक बात मैं आपको बताऊं, बहुत से बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है कि सर क्लास का टाइमिंग फिक्स किया जाए, या तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग, जैसा भी सूटेबल हो। तो गाइज कल से आपकी क्लास का टाइमिंग फिक्स हो गया है। मॉर्निंग के अंदर तो 9 AM आपको लेक्चर मिल जाएगा और इवनिंग के अंदर 5 PM आपको लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। कहने का मतलब मॉर्निंग में 9 AM और इवनिंग के अंदर 5 PM अपनी क्लास का रेगुलर टाइम रहेगा हमेशा के लिए। क्योंकि कई बच्चों को डिस्टर्बेंस होता है कि सर कोई फिक्सिंग टाइमिंग नहीं है, बच्चे वेट करते रहते हैं लेक्चर आएगा। इसलिए क्लास का टाइमिंग फिक्स कर दिया गया है। मॉर्निंग में 9 AM है और इवनिंग के अंदर 5 PM है गाइज, है ना। सो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, स्टडी कंटिन्यूटी को ब्रेक डाउन मत होने दीजिएगा गाइज। और मैं आपके लिए टाइम पर मॉर्निंग में 9 AM और इवनिंग के अंदर 5 PM कंटिन्यू लेक्चर लेके आता रहूँगा। और गाइज जैसा कि आपको पता है अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं OBG, कंटिन्यूटी से अपन डिस्कस कर रहे हैं, बेस 0 लेवल से अपन ने डिस्कस किया था। और गाइस अगर आप में से कोई बच्चे चैनल के ऊपर नया है तो चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। सब्सक्राइब कर लोगे तो गाइस आपको जो भी न्यू लेक्चर है इनकी अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलो लेट्स गाइस, चलो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज का अपना जो टॉपिक है वो है यूट्रस, यानी कि सेकेंड नंबर ऑफ द फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गाइस एक बार अपन यूट्रस के डायग्राम को एक बार देखना चाहेंगे कि साहब यूट्रस कहाँ होता है और किस किस के सामने होता है, कौन इसके पीछे होता है। तो कहने का मतलब गाइस अगर अपन बात करें, देखिए गाइस ये अपना यूट्रस है यानी कि फीमेल इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यहाँ पर इस डायग्राम को देखिएगा, ये क्या है, यूट्रस है। तो गाइस जो यूट्रस की जो एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट जो पोजीशन होती है, तो गाइस यूट्रस लोकेटेड रहता है यूरिनरी ब्लैडर और कोलन के बीच में। जी हाँ, यूरिनरी ब्लैडर और कोलन के बीच में कौन लोकेटेड रहता है, अपना ये यूट्रस लोकेटेड रहता है। एक बात ध्यान रखिएगा, अपन इस प्रकार का जो यूट्रस बनाते हैं पंखों वाला, जैसे कि उड़ने की फिराक के अंदर इस प्रकार का जो यूट्रस का डायग्राम बनाते हैं गाइज, एक्चुअली यूट्रस इंटरनली ऐसे लोकेटेड नहीं रहता है। ये जो डायग्राम होता है ये केवल और केवल स्टैटिकल पैटर्न के लिए बनाया जाता है ताकि यूट्रस के पार्ट्स को अपन इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इस व्यू से ये वाला डायग्राम बनाया जाता है। बल्कि जो यूट्रस रहता है गाइज ये एंटी फ्लेक्स पोजीशन के अंदर रहता है। एंटी का मतलब सामने, फ्लेक्स का मतलब झुका, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर बेंट रहता है, झुका हुआ रहता है यूट्रस। किसकी तरफ? यूरिनरी ब्लैडर की तरफ। ये देखिए ये यूरिनरी ब्लैडर की तरफ कौन है, ये यूट्रस बेंट है यानी कि ये झुका हुआ। क्लियर गाइज? तो आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि इंटरनली यूट्रस किस पोजीशन में और किस किस के बीच के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो यूरिनरी ब्लैडर और साथ साथ के अंदर कोलन के बीच में प्रेजेंट रहता है। और यूट्रस के लोअर पार्ट यानी कि सर्विक्स से कनेक्ट रहती है बच्चों ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे अपन विजाइना के नाम से जानते हैं। क्लियर गाइज? अब देखिए गाइज अपन बेसिक से डिस्कस करेंगे, यूट्रस के बारे में 0 लेवल से डिस्कस करेंगे। तो गाइज सबसे पहले मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो यूट्रस है इस यूट्रस का अनोदर नेम क्या है, अनोदर नेम ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस को अदरवाइज और किस नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा गाइस, यूट्रस को अपन हिस्टर भी कह सकते हैं और वोम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जो यूट्रस का दूसरा नाम है वो हिस्टर भी है और साथ साथ में क्या है, वोम। अब यहाँ से दोनों वर्ड्स को समझिएगा। देखो हिस्टर अपन यूट्रस को कहते हैं, इसी का साइनोम्स है, क्योंकि जब अपन यूट्रस को रिमूव करते हैं तो एक टर्म काम में लेते हैं, हिस्टेरेक्टमी। क्या टर्म काम में लेते हैं फ्रेंड्स? हिस्टेरेक्टमी टर्म काम में लेते हैं। इट मीन्स यूट्रस का जो साइनोम्स है दूसरा नाम है वो क्या
है, हिस्टर भी है। फिर बात आती है यहाँ पे वोम्ब पे, तो ध्यान रखना गाइज, बेसिकली नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के लिए अपन यूट्रस वर्ड काम में लेते हैं, लेकिन जो क्वालिफाइड जो वेल एजुकेटेड पर्सन होते हैं गाइज वो प्रेग्नेंट यूट्रस के लिए कौन सा वर्ड काम में लेते हैं, वोम्ब। प्रेग्नेंट यूट्रस को अपन ग्रेविड यूट्रस भी कह सकते हैं और इसे वोम्ब भी कह सकते हैं। जनरली नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस के लिए वोम्ब शब्द का यूज में नहीं लिया जाता है, प्रेग्नेंट यूट्रस के लिए वोम्ब वर्ड अपन काम में लेते हैं। सो काइंड आप ध्यान रखना गाइज क्या कि यूट्रस को अपन ईस्टर भी कह सकते हैं और वोम्ब भी कह सकते हैं। फिर देखो सेकंड थिंग यूट्रस के बारे में कि जो यूट्रस है ये कैसा ऑर्गन है, तो गाइज यूट्रस इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। जैसे कि अपना हार्ट है होलो मस्कुलर ऑर्गन, जैसे कि अपना स्टोमक है होलो मस्कुलर ऑर्गन, बिल्कुल ऐसे ही यूट्रस भी कैसा ऑर्गन है कि होलो मस्कुलर ऑर्गन है। देन थर्ड वन इज अपन अगर बात करें लोकेशन ऑफ द यूट्रस कि जो यूट्रस है वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है। जैसे गाइज हर एक ऑर्गन की अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, जैसे कि ब्रेन है क्रेनियल कैविटी के अंदर, हार्ट है थोरेसिक कैविटी के अंदर, मीडियस्टिनम में दोनों लंग्स के बीच में होता है, लंग्स है थोरेसिक कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, अपनी जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। इसी प्रकार गाइज जो यूट्रस होता है और जो यूट्रस की लोकेशन है वो क्या है, पेल्विक कैविटी, यानी कि यूट्रस एक इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो गाइज जो अपनी बॉडी की जो इंटरनल बॉडी है 4 मेजर कैविटीज में एक कैविटी है पेल्विक कैविटी, इस कैविटी के अंदर लोकेटेड रहता है, प्रेजेंट रहता है कौन, यूट्रस। क्लियर गाइज। देन नेक्स्ट अपन बात करना चाहेंगे शेप ऑफ द यूट्रस कि जो यूट्रस है इसकी शेप कैसी होती है, आकार कैसा होता है। तो गाइज यूट्रस की शेप का पियर शेप भी कह सकते हो और इसी के शेप को अपन पायरीफॉर्म भी कह सकते हैं। पियर और पायरीफॉर्म का यहाँ पे मतलब है कि जो अपनी नाशपाती होती है इस नाशपाती के बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन के अंदर, कहने का मतलब उल्टी नाशपाती के समान, जिसे अपन इंग्लिश में पियर शेप या फिर पायरीफॉर्म शेप के नाम से जानते हैं। सो गाइस सेकंड थिंग आपकी क्लियर हुई कि साहब यूट्रस की शेप वो पियर शेप या फिर पायरीफॉर्म शेप है। देन फिर इसके बाद में वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग रिगार्डिंग यूट्रस है वेट ऑफ द यूट्रस कि यूट्रस का जो वेट है वो कितना होता है। गाइज अभी अपन प्रेगनेंसी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन ऑब्स्टेटिक नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं, वो भी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ अपन बात करना चाहेंगे कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर जो यूट्रस होता है इसका वेट कितना होता है। तो गाइज नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वेट होता है 50 to 80 ग्राम, यानी कि 50 से 80 ग्राम नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस का वेट है। लेकिन जो यूट्रस का एवरेज वेट कंसिडर किया जाता है वो कितना है, 60 ग्राम है। गाइज ये क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम में आ चुका है, आपके डेली एम्स में आ चुका है, पटना एम्स में आ चुका है, पीजीआई में आ चुका है, रेलवे के अंदर आ चुका है, 2016 ESIC के अंदर आ चुका है, जिपमर के अंदर भी एक क्वेश्चन आ चुका है गाइज। तो कहने का मतलब यूट्रस का जो वेट होता है उसकी रेंज तो होती है 50 से 80 ग्राम की, लेकिन जो एवरेज वेट अपन कंसिडर करते हैं यूट्रस का वो कितना होता है, 60 ग्राम हो जाता है। जैसे कि क्वेश्चन अपने को अभी ऐसे पूछ डाले एग्जामिनर, क्या द एवरेज वेट ऑफ द यूट्रस इज, यूट्रस का एवरेज वेट कितना होता है। ऑप्शन ए में 50 ग्राम आ जाए, सी में 60 ग्राम आ जाए, बी में 60 ग्राम आ जाए, सी के अंदर 70 ग्राम आ जाए और डी के अंदर 80 ग्राम आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में अपन वेट चूज करेंगे 60 ग्राम। लेकिन अभी ऑप्शन रेंज के अंदर आ जाए, क्वेश्चन पूछ ले द वेट ऑफ द यूट्रस और ऑप्शन आ जाए क्या 30 से 40 ग्राम, ऑप्शन बी में आ जाए 40 से 50 ग्राम, सी में आ जाए 50 से 60 ग्राम और डी के अंदर आ जाए 50 से 80 ग्राम। तो गाइस यहाँ पे एवरेज अपन चूज करेंगे 50 to 80 ग्राम्स, कितना 50 to 80 ग्राम से अपन एवरेज चूज करेंगे, सॉरी रेंज में चूज करेंगे, और जो एवरेज वेट है वो कितना है 60 ग्राम। क्लियर गाइज। देन इसके बाद में वेट के बाद में अपन नेक्स्ट थिंग डिस्कस करना चाहेंगे गाइज, वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ यूट्रस। देखो गाइज अपन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर अपन बात करना चाहेंगे कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर, यानी कि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है ऐसी स्टेट के अंदर यूट्रस के अंदर कितना फ्लूइड आ सकता है, यानी कि यूट्रस के अंदर फ्लूइड को एक्यूमुलेट करने की या फिर कलेक्ट करने की या स्टोर करने की जो कैपेसिटी है नॉन
प्रेग्नेंट स्टेट में वो कितनी होती है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट अप होगा, द वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ द यूट्रस इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट। इस आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर यूट्रस की वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी कितनी होती है फ्लूइड को स्टोर करने की। तो गाइस इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 to 10 ml। कहने का मतलब 5 से 10 ml क्या होगी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर यूट्रस की क्या होगी, कैपेसिटी होगी। तो गाइस अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 5 से 10 ml है तो प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर यूट्रस की कैपेसिटी कितनी होगी। तो गाइस ये कहना मेरे लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के हर किसी पर्सन के लिए बड़ा मुश्किल है कि प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर यूट्रस की कैपेसिटी कितनी होगी। बिल्कुल गाइस दावे के साथ में ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी होगी। तो गाइस मैं यहाँ पे एक ही बात कहूँगा कि भाई श्रद्धानुसार होगी। क्या होगी, श्रद्धानुसार का मतलब आपको देखने को मिलता है कि अगर सिंगल प्रेगनेंसी होती है तो उसमें एक फीटस आ जाता है 2.5-3 किलो का, 800-1000 ml एमनियोटिक फ्लूइड आ जाता है, एक अम्लाइकल कोड आ जाती है, 500 ग्राम का प्लेसेंटा आ जाता है। और ध्यान रखना अगर यहाँ पे कंडीशन डेवलप होती है कौन सी, पॉलीहाइड्रोमनियस की, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होने की, तो मोर देन 2000 ml, यानी कि फीटस भी है, प्लेसेंटा भी है, कोड भी है। और जहाँ तक 800 से 1000 ml एमनियोटिक फ्लूइड हुआ करता था नॉर्मल कंडीशन में, वो पॉलीहाइड्रोमनियस के अंदर कितना हो गया, 2000 ml से भी ज़्यादा, ये भी यूट्रस के अंदर आ गया। कहने का मतलब है एक मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है तो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 फीटस तक यूट्रस के अंदर समा जाते हैं। कहने का मतलब इसकी एक एवरेज कैपेसिटी कहना प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर बड़ा मुश्किल है, लेकिन गाइज नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में यूट्रस की कैपेसिटी या फिर वॉल्यूम जो कंसिडर की जाती है वो कंसिडर की जाती है 5 to 10 ml। क्लियर, देन लेट्स अपन अभी डिस्कस करेंगे फिर गाइस वॉल्यूम के बाद में मेजरमेंट के बारे में कि साहब यूट्रस का जो मेजरमेंट है वो कैसा। मेजरमेंट का मतलब यूट्रस की लेंथ कितनी है, यूट्रस की विड्थ कितनी है, देन यूट्रस की जो थिकनेस है वॉल की वो थिकनेस कितनी है। यहाँ पे देखो LWT में मेंशन कर रखा है। L का मतलब लेंथ ऑफ द यूट्रस, W का मतलब विड्थ ऑफ द यूट्रस और डी का मतलब थिकनेस ऑफ दी यूट्रस। तो फॉर काइंड ऑफ नॉलेज ध्यान रखना गाइज, अभी तक आपने यूट्रस की जो लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर पड़ी होगी, लेकिन ध्यान रखना गाइज जो यूट्रस की लेंथ है वो 7.5 सेंटीमीटर नहीं है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। मैं अभी आपको एक एक सेंटीमीटर गिनाऊंगा, एक बार के लिए आप ध्यान रखो कि यूट्रस की लेंथ 7.5 सेंटीमीटर नहीं होती, कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर होती है। और जो विड्थ है, विड्थ का मतलब चौड़ाई, जैसे कि आप जो डायग्राम बनाते हो उसी के अकॉर्डिंग बता दूँ आपको कि साहब ये यूट्रस का फंडस पार्ट है, ये दोनों साइड के अंदर फेलोपियन ट्यूब है, देन ये यूट्रस की बॉडी कैविटी है, ये नीचे सर्विक्स है और फिर यहाँ पे ये विजाइना है। तो जो यूट्रस की बॉडी कैविटी है इसकी जो विड्थ अपन कंसिडर करते हैं वो कितनी सेंटीमीटर होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। फिर बात करते हैं थिकनेस। थिकनेस का मतलब यूट्रस की ये जो वाल हैं इस वाल की मोटाई कितनी है, यानी कि थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस। तो गाइस ध्यान रखना, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ अभी तक आपने पढ़ा था यूट्रस की वॉल की थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर, बट फॉर काइंड योर नॉलेज ध्यान रखना गाइज यूट्रस की जो थिकनेस कंसीडर की जाती है वो कितनी की जाती है, 1.25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 1.25 सेंटीमीटर। तो गाइज आपको ध्यान में रखना है कि यूट्रस के जो मेजरमेंट है 8/5/1.25 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और 1.25 सेंटीमीटर क्या है गाइज इस यूट्रस की थिकनेस है। क्लियर गाइज इतनी बात। देन अभी देखो फिर एक बात और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेट की बात है, लेकिन जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में यूट्रस की लेंथ, विड्थ, थिकनेस सभी क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें इन प्रेग्नेंट स्टेट, यानी कि प्रेगनेंसी में यूट्रस का मेजरमेंट कितना होता है, तो गाइस ध्यान रखना प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर यूट्रस का जो यहाँ पे लेंथ का क्राइटेरिया है ये 35
5 सेंटीमीटर कंसिडर किया जाता है। देन जो विड्थ होती है ये 23 सेंटीमीटर कंसिडर की जाती है, और जो यहाँ पर थिकनेस होती है यूट्रस की वॉल की ये 10 सेंटीमीटर कंसिडर की जाती है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि प्रेगनेंसी में यूट्रस की लेंथ 35 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ 23 सेंटीमीटर और इसकी वॉल की थिकनेस कितनी हो जाती है, 10 सेंटीमीटर। यानी कि प्रेगनेंसी में यूट्रस का मेजरमेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो गाइज इंक्रीज क्यों होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, और ये एस्ट्रोजन का लेवल प्रेगनेंसी में नॉन प्रेग्नेंट के कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। और एस्ट्रोजन का काम होता है, इसका एक बहुत से काम है लेकिन इनके सभी कामों में एक काम होता है कि यूट्रस की जो सेल्स होती हैं इनमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया करना, यानी कि यूट्रस की सेल्स की साइज को और इनकी संख्या को क्या करना, इंक्रीज करना। लेकिन यहाँ पे ये मेनली एंडोमेट्रियम के ऊपर ये हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया काम होता है, लेकिन साथ साथ के अंदर मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, जिससे कि यूट्रस की लेंथ भी इंक्रीज होती है, विड्थ भी इंक्रीज होती है, और साथ साथ में सेल्स की संख्या और साइज बढ़ने से यूट्रस की वॉल की थिकनेस भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। और गाइस प्रेगनेंसी के अंदर यूट्रस का मेजरमेंट 8/5/1.25 से बढ़ करके 35/23/10 सेंटीमीटर हो जाता है। और अब ध्यान रखना गाइज, जैसे प्रेगनेंसी टर्म पर पहुंचती है, लेबर प्रोसेस स्टार्ट होता है और फीटस की डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी के बाद में इस यूट्रस का मेजरमेंट अगेन एक बार क्या होता है, चेंज होता है। तो गाइज जस्ट आफ्टर डिलीवरी, क्या जस्ट आफ्टर डिलीवरी के बाद में जो यूट्रस का मेजरमेंट होता है वो होता है 20/12/7.5 सेंटीमीटर। यानी कि डिलीवरी के बाद में यूट्रस की जो लेंथ हो जाती है वो 20 सेंटीमीटर हो जाती है, देन 12 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो जाती है, और 7.5 सेंटीमीटर इसकी क्या हो जाती है, थिकनेस। आप थोड़ी बात को समझिएगा। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि सर डिलीवरी के बाद में यूट्रस की लेंथ कम हो गई, विड्थ कम हो गई, थिकनेस कम हो गई, ऐसा क्यों होता है? कि आपने बता दिया कि प्रेगनेंसी में तो यूट्रस की विड्थ लेंथ थिकनेस बढ़ती है बिकॉज सेल्स में हाइपरट्रोफी होती है, लेकिन गाइज यहाँ पे ध्यान रखना डिलीवरी के बाद में ये सभी मेजरमेंट कम होते हैं। देखो यहाँ पे लेंथ और विड्थ तो इसलिए कम होती है, ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आप किसी बैलून के अंदर पानी या फिर हवा डालोगे तो बैलून का डायामीटर, कहने का मतलब बैलून की जो विड्थ और लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे ही बैलून से आप एयर या फिर वाटर को रिमूव कर दोगे, निकाल दोगे, तो वापस से जो बैलून था उसकी लेंथ और विड्थ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखो जैसे ही डिलीवरी हुई फीटस बाहर आ गया, एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आ गया, प्लासेंटा बाहर आ गया, अम्बिलिकल कॉर्ड बाहर आ गया, कहने का मतलब बैलून से क्या निकल गई, हवा निकल गई। इसका मतलब लेंथ और विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर लेंथ और विड्थ तो चलो कम हो गई, हमने मान लिया कि फीटस, प्लासेंटा, एमनियोटिक फ्लूइड, अम्बिलिकल कॉर्ड क्या आ गए, बाहर आ गए, लेकिन थिकनेस कैसे कम हो गई? थिकनेस तो बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि सब जब स्ट्रेचिंग कम हुई है तो थिकनेस कम नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अगर यहाँ पर आप बैलून का एग्जांपल लेते हो, अगर बैलून के अंदर आप एयर डालते हो या फिर वाटर डालते हो तो बैलून क्या होता है, डायलेट होता है, उसका डायमीटर बढ़ता है, उसकी लेंथ और विड्थ बढ़ती है। लेकिन पानी या वाटर डालने से लेंथ और विड्थ तो बढ़ जाती है, लेकिन बैलून की वॉल की थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे ही पानी या फिर एयर निकाला तो वो थिकनेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन लेंथ और विड्थ क्या हो जाएगी, बैलून की फिर कम हो जाएगी। तो इस नाते से, इस एग्जाम्पल से तो थिकनेस के मामले में यूट्रस की थिकनेस क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन सर आपने तो यहाँ पे कम कर दिया, 10 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर कर दिया, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका कारण जान लो गाइस, बड़ा सिंपल इसका रेशनल है कि साहब जब डिलीवरी होती है तो प्लासेंटा, फीटस, अम्बिलिकल कॉर्ड, एमनियोटिक फ्लूइड ही यूट्रस से बाहर नहीं आते गाइस, डेसिडुआ भी बाहर आती है। कहने का मतलब जो एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी में डेसिडुआ बन गई थी वो यूट्रस से सेपरेट होकर के, डिटैच होकर के यूट्रस से एक्सपेल आउट हो जाती है, बाहर आ जाती है, जिससे यूट्रस की थिकनेस के अंदर, यूट्रस की वॉल की थिकनेस के अंदर क्या होता है, डिक्रीजमेंट होती है, थिकनेस कम होती है, और 10 सेंटीमीटर से कितनी हो जाती है, 7.5
5 सेंटीमीटर। क्लियर गाइज? वेल देन गाइज यूट्रस के ये सभी बेसिक थिंग्स थी गाइज, और इन सभी के बाद में यूट्रस की बेसिक थिंग डिस्कस करने के बाद में गाइज अपन अब डिस्कस करना चाहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस। स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस गाइज आप हर जगह डिस्कस करते हो, जब भी आप किसी ऑर्गन के एनाटॉमी पढ़ते हो तो साथ साथ में क्या पढ़ते हो, जैसे आपने उसके बेसिक्स डिस्कस किया तो हर ऑर्गन के क्या पढ़ते हैं अपन, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि साहब किसी ऑर्गन की जो वॉल होती है, किसी ऑर्गन की वॉल 2 लेयरों से मिलके बनी होती है, किसी की 3 से मिलके बनी होती है, किसी की 4 से मिलके बनी होती है। तो गाइज यहाँ पर भी अपन डिस्कस करना चाहेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस के अंदर द वॉल ऑफ यूट्रस इज कंसिस्ट ऑफ ए 3 लेयर्स, यानी कि जो यूट्रस की वॉल है, कौन है गाइज, जो यूट्रस की वॉल है, ये यूट्रस की वॉल 3 लेयर से मिलके बनी होती है। गाइज यूट्रस की वॉल कितनी लेयर से मिलके बनी होती है? 3 लेयर से मिलके बनी होती है। जैसे कि अपना हार्ट होता है, हार्ट की वॉल भी 3 लेयर से मिलके बनी होती है। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। गाइज यहाँ पे हार्ट नहीं पढ़ रहे, यहाँ पे अपन यूट्रस पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी सेम एज लाइक हार्ट है, यहाँ पर भी यूट्रस की भी वॉल 3 लेयर से मिलके बनी होती है। बस हार्ट में अपन कार्डियम कह रहे थे और यहाँ यूट्रस है, यहाँ पर अपन मेट्रियम कहेंगे। सो यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर को अपन क्या कहते हैं? पेरीमेट्रियम कहते हैं। मिडल लेयर को अपन क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम कहते हैं। और जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसे अपन क्या कहेंगे गाइज? एंडोमेट्रियम के नाम से जानेंगे। सो गाइज यू कैन सी दैट क्लियरली द वॉल ऑफ द यूट्रस इज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। यूट्रस की वॉल 3 लेयर से बनी होती है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द वॉल ऑफ द यूट्रस इज पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस इज मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज एंडोमेट्रियम। यहाँ पे सभी की सभी थिंग्स बच्चों मेंशन भी की हुई है। पेरीमेट्रियम है, आउटर मोस्ट लेयर होती है। फिर इसके बाद में आपको दूसरी बात ध्यान में रखनी है, क्या कि जो यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर होती है, पेरीमेट्रियम होती है, ये किससे बनी होती है? कौन से टिश्यू से बनती है? तो गाइस ध्यान रखना, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस इज नेम्ड एज पेरिनियम इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कि जो फाइब्रस टिश्यू होता है उस फाइब्रस टिश्यू से कौन बनी होती है? यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर, इट मीन्स पेरीमेट्रियम। देन फिर अपन बात करना चाहेंगे गाइज यहाँ पे मायोमेट्रियम के बारे में, जो कि यूट्रस की मिडल लेयर है। और साथ साथ में जो मायोमेट्रियम है, मायो से पता लग रहा है गाइज, मायो जो अपना सुफिक्स होता है, यानी कि टर्म में पहले नगले वाला जो वर्ड होता है वो किसे डिनोट करता है? मसल्स को डिनोट करता है। सो गाइज यहाँ पर जो मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम किससे बनी होती है? मसल से बनी होती है। इट मीन्स द मिडल लेयर ऑफ द यूट्रस नेम्ड एज मायोमेट्रियम विच इज मेड अप ऑफ ए मसल्स, यानी कि मसल से मिलके कौन बनी होती है? मायोमेट्रियम बनी होती है। लेकिन गाइज अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आने, यानी कि यहाँ पे और फर्दर क्वेश्चन क्या बन सकता है? भाई आपको पता है कि अपनी बॉडी के अंदर टोटल 3 टाइप्स ऑफ मसल्स है। अपनी बॉडी में कुल 3 प्रकार की मसल्स हैं, जिनको मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर भी आपको बताया था जब अपन क्लाइटोरिस अपन डिस्कस कर रहे थे। 3 प्रकार की कौन कौन सी मसल्स हैं? एक तो वॉल्यूंट्री मसल्स, जिन्हें अपन अपनी इच्छा से मूवमेंट करवा सकते हैं, जैसे कि हाथ पैरों की मसल है, जैसे कि अपनी टंग है। देन एक इनवॉल्यूंट्री मसल, जिनको अपन अपनी इच्छा से मूवमेंट नहीं करवा सकते, जैसे कि इसोफेगस की मसल है, ट्रेकिया की मसल है, स्टोमक की मसल है, इंटेस्टाइन की मसल है। ये कैसी है? इनवॉल्यूंट्री मसल है, इनको अपन अपनी इच्छा से मूवमेंट नहीं करवा सकते। और तीसरी स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? हार्ट के अंदर पाई जाती है। सो गाइज यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि इन तीनों में से कौन सी मसल पाई जाती है? मायोमेट्रियम। तो गाइज इन तीनों में से कौन सी मसल पाई जाती है? स्मूथ मसल पाई जाती है, क्योंकि गाइज अपनी जो इनवॉल्यूंट्री मसल है, कौन सी? इनवॉल्यूंट्री मसल, इस इनवॉल्यूंट्री मसल को ही किस नाम से जाना जाता है? स्मूथ मसल के नाम से। और जो वॉल्यूंट्री मसल होती है उसको अपन स्केलेटल मसल्स के नाम से जानते हैं। सो भाई ये बात भी आपकी क्लियर हुई कि साहब मायोमेट्रियम में कौन सी मसल है? स्मूथ मसल है, यानी कि इनवॉल्यूंट्री
मसल है। लेकिन अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखने की है गाइज कि मायोमेट्रियम के अंदर जो स्मूथ मसल है, तो इस स्मूथ मसल के कितने प्रकार के फाइबर होते हैं? 3 प्रकार के फाइबर होते हैं। ये बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग है गाइज, क्या कि मायोमेट्रियम में मसल्स के कितने प्रकार के फाइबर होते हैं। तो गाइज आप ये कहोगे कि साहब मायोमेट्रियम में 3 प्रकार के मसल फाइबर होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये 3 प्रकार के मसल फाइबर? लेट्स सी, वन बाय वन अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आउटर साइड में। आउटर साइड का मतलब बाहर की तरफ। जैसे गाइज मैं यहाँ पे एक डायग्राम के और आपको बता रहा हूँ, जैसे कि अपन यहाँ पे करें कि साहब ये जो है ये यूट्रस की वॉल है, जो कि इसकी थिकनेस कितनी है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 1.25 सेंटीमीटर। तो गाइज ये यूट्रस की वॉल है और ये जो है ये इस यूट्रस की कौन सी लेयर है? आउटर मोस्ट लेयर। ये जो है ये यूट्रस की आउटर मोस्ट लेयर है, जिसे अपन क्या कहेंगे? पेरीमेट्रियम कहेंगे। देन पेरीमेट्रियम के बाद में यूट्रस की मिडल मसल आती है, जिसको अपन मिडल लेयर आती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? मायोमेट्रियम। सो गाइज ये कौन सी मसल हो गई अपनी? ये वाली कौन सी लेयर हो गई? मायोमेट्रियम। और ये वाली क्या हो गई? पेरीमेट्रियम। और अंदर वाली कौन सी हो गई? यहाँ पे ये वाली एंडोमेट्रियम हो गई। तो अब अपन क्या कह रहे हैं कि जो मायोमेट्रियम है, इस मायोमेट्रियम के अंदर 3 टाइप ऑफ मसल फाइबर पाए जाते हैं। 3 प्रकार के मसल फाइबर पाए जाते हैं, जिनमें आउटर साइड के अंदर, आउटर साइड का मतलब यहाँ पर है बाहर की तरफ, यानी कि इस तरफ, किस तरफ? पेरीमेट्रियम की तरफ करते हुए बाहर की तरफ। तो ये कौन सा मसल फाइबर है? लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर। गाइज लॉन्जिट्यूडिनल का मतलब होता है वर्टिकल, बिल्कुल सीधे और खड़े मसल फाइबर, जैसे किसी पिलर की तरह। इस प्रकार से सीधे जो खड़े जो वर्टिकल डायरेक्शन में मसल फाइबर होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? इस प्रकार से इन्हें अपन कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर। तो मायोमेट्रियम में बाहर की तरफ कौन से मसल फाइबर है? ये लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर है। फिर इसके बाद में जो मिडल मसल फाइबर आते हैं वो कौन से आते हैं? इंटरलेसिंग मसल फाइबर। गाइज मायोमेट्रियम के अंदर जो बीच का जो मसल फाइबर है वो कौन सा है? इंटरलेसिंग मसल फाइबर। अब देखिए यहाँ पर भी आपके माइंड में एक डाउट चल रहा होगा, जो भी बच्चे ये लेक्चर देखेंगे, क्या चल रहा होगा कि आपने कॉलेज टाइम में या फिर कई बुक्स के अंदर पढ़ा होगा कि मायोमेट्रियम में जो मिडल मसल फाइबर होता है वो ओब्लिक मसल फाइबर होता है। फॉर काइंड योर नॉलेज ध्यान रखना गाइज, अपन यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल नहीं पढ़ रहे हैं, अपन यहाँ पे यूट्रस पढ़ रहे हैं। गाइज एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भले ही क्या होता है? ओब्लिक मसल फाइबर होता है, लेकिन यूट्रस के अंदर ओब्लिक नहीं होता है। गाइज पहले पढ़ा था आपने, लेकिन अब आप अपने इस कंसेप्ट में मॉडिफिकेशन कर ही लो कि मायोमेट्रियम का जो मिडल मसल फाइबर होता है मिडल साइड के अंदर, वो कौन सा होता है? इंटरलेसिंग मसल फाइबर। देखिएगा ध्यान से गाइज, ये जो इंटरलेसिंग मसल फाइबर होता है, इसकी शेप या फिर इसका फिगर कैसा होता है? 8 का मतलब अपने मैथ के अंदर जैसे 8 होते हैं ना, वैसे क्या होता है? इस इंटरलेसिंग मसल फाइबर का शेप होता है। मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ, देखिए इस प्रकार से अपने मैथ के अंदर जैसे 8 होते हैं ना, जैसे डीएनए के, तो डीएनए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, किस प्रकार से, इधर इस प्रकार से जैसे कि अपने मैथ के अंदर 8 होते हैं, 8 की तरह ये स्ट्रक्चर दिख रही है, बिल्कुल 8 शेप का मसल फाइबर होता है। और इसमें होता क्या है गाइज कि ये जो 8 शेप का मसल फाइबर है, इसके बीच बीच के अंदर ऐसे यहाँ पर ब्लड वेसल्स फंसी हुई रहती है। क्या फंसी हुई रहती है? यहाँ पे ब्लड वेसल्स फंसी हुई रहती हैं, जिससे होता क्या है? जब भी यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, सो यहाँ पे इंटरलेसिंग
इंटरलेसिंग मसल फाइबर में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो गाइज इंटरलेसिंग मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इंटरलेसिंग मसल फाइबर के बीच में ये जो ब्लड वेसल्स फंसी हुई हैं ये भी क्या होंगी, कंप्रेस होंगी, यानी कि ये वेसल्स दब जाएंगी, इन पे प्रेशर लगेगा। और गाइज इन पर प्रेशर लगने की वजह से ही जो एम साइकिल के अंदर जो ब्लीडिंग होती है ये स्पॉन्टानियसली अपने आप क्या हो जाती है, सीरियस हो जाती है, यानी कि ब्लीडिंग रुक जाती है। क्या कर जाती है, रुक जाती है। और एक बात आप ध्यान रखो, जब भी डिलीवरी के बाद में पीपीएच होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज होता है, तो गाइज वो पीपीएच किसकी वजह से होता है, या तो यूट्रस में कोई ट्रॉमा हो जाए या फिर यूट्रस की टोन लॉस हो जाए। टोन का मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो। अब देखो अगर यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगी इसका मतलब इंटरलेसिंग मसल फाइबर में भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे, और जब इंटरलेसिंग मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होंगे तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये ब्लड वेसल्स कंप्रेस नहीं होंगी, दबेंगी नहीं, इन पे प्रेशर नहीं लगेगा, और इन पे प्रेशर नहीं लगेगा तो ब्लीडिंग कतई कभी भी स्टॉप नहीं होगी। इसलिए अपन भले ही किसके द्वारा, मेथार्जिन के द्वारा या फिर एर्गोनोविन के द्वारा क्या करते हैं, अपन यूट्रस के अंदर हर प्रकार से या फिर मसाज के द्वारा हर प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो, इंटरलेसिंग मसल में कॉन्ट्रैक्शन हो। और अगर इंटरलेसिंग मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा गाइज, वेसल्स पे प्रेशर लगेगा, वेसल्स कंप्रेस होंगी जिससे कि ब्लीडिंग क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। गाइज इस प्रोसेस को अपन कहते हैं लिविंग लिगेचर। क्या कहते हैं, लिविंग लिगेचर। लिविंग लिगेचर किसे कहते हैं, इंटरलेसिंग मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स कंप्रेस होती हैं और इस कंप्रेशन की वजह से ब्लीडिंग क्या होती है, स्टॉप होती है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, लिविंग लिगेचर के नाम से जानते हैं। तो गाइज पीपीएच के अंदर भी यही फंडा काम करता है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के अंदर, इंटरलेसिंग मसल्स का लिविंग लिगेचर। और गाइज जो एम साइकिल होती है जिसके अंदर हर फीमेल के अंदर 3 to 5 डेज के लिए ब्लीडिंग चलती है, तो गाइज वो ब्लीडिंग अपने आप चौथे दिन या फिर 5वें दिन स्टॉप हो जाती है। तो गाइज उसके चौथे या फिर 5वें दिन स्टॉप होने के कई सारे फैक्टर हैं, कई सारे कारण हैं। एम साइकिल में एक एक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उन सभी कारणों में एक कारण कौन है, ये इंटरलेसिंग मसल भी, इंटरलेसिंग मसल का काम क्या, लिविंग लिगेचर भी, जिससे कि अपने आप ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सो गाइस आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट इंटरलेसिंग मसल फाइबर क्या होता है, यूट्रस की मसल्स में मिडल मसल फाइबर होता है, यानी कि पहले लॉन्जिट्यूडिनल आ गया, फिर भी इसके अंदर कौन आ जाएगा, ये अपना इंटरलेसिंग आ जाएगा। फिर कौन सा, इनर मसल फाइबर, यानी कि सबसे अंदर की तरफ कौन सा मसल फाइबर होता है, तो गाइस सबसे अंदर मसल फाइबर होता है सर्कुलर। ये देखिए इनर साइड के अंदर कौन सा मसल फाइबर होता है, सर्कुलर मसल फाइबर होता है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि यूट्रस की मायोमेट्रियम होती है, वो मायोमेट्री मस्कुलर लेयर होती है। 3 टाइप के मसल फाइबर पाए जाते हैं, आउटर साइड में लॉन्जिट्यूडिनल मसल फाइबर पाए जाते हैं, मिडल साइड में इंटरलेसिंग मसल फाइबर पाया जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, जो मिडिल मसल फाइबर होता है, इंटरलेसिंग मसल फाइबर होता है, उसकी शेप कैसी होती है, मैथ में 8 यानी कि 8 के जैसी होती है। फंक्शन क्या होता है इस इंटरलेसिंग मसल फाइबर का, लिविंग लिगेचर का काम होता है। और देखो मैंने मेंशन भी किया है आपके लिए यहाँ पर, इस लिविंग लिगेचर से क्या होती है, स्पॉन्टानियसली सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अपने आप ब्लीडिंग क्या हो जाती है, सीजेस हो जाती है, यानी कि स्टॉप हो जाती है। और जो इनर मसल फाइबर होता है मायोमेट्रियम का, वो कौन सा होता है, सर्कुलर मसल फाइबर। और गाइज आपसे आप अपने दिमाग से निकाल फेंको कि मायोमेट्रियम में मिडल मसल फाइबर ओब्लिक होता है, नहीं गाइज ओब्लिक नहीं, क्या कंसीडर करना है आज से आपको, इंटरलेसिंग मसल फाइबर। क्लियर गाइज, वेल देन नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं गाइज मसल, यानी कि इस यूट्रस की देखो अभी तक अपन ने 2 लेयर डिस्कस
डिस्कस की है, एक पेरीमेट्रियम डिस्कस की है, फिर मायोमेट्रियम डिस्कस की है। अब देखो यूट्रस की जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसका नाम है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। अब यहाँ पे गाइस थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो इनर मोस्ट लेयर होती है इसकी भी दो लेयर होती है। आज आप समझ लीजिएगा, कई लोग इसकी दो लेयर, कई बुकों में आपको दो लेयर मेंशन मिलता है, कईयों में आपको 3 लेयर मेंशन मिलता है। आज आप इस कंसेप्ट को भी आज क्लियर कर लीजिएगा। सो गाइज लेट्स सी, अभी अपन डिस्कस करते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस। क्या? इनर मोस्ट लेयर ऑफ द यूट्रस विच नेम्ड एज एंडोमेट्रियम। ये गाइस एंडोमेट्रियम है, इनर मोस्ट लेयर की बात कर रहे हैं। तो गाइस ध्यान रखना कि यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है, इसकी भी कितनी लेयर होती हैं? 2 लेयर होती हैं। पहले अपन ने पेरीमेट्रियम की बात की, क्यों? देन इसके बाद में अपन ने मायोमेट्रियम की बात की, और फिर अब अपन बात कर रहे हैं यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर, आंतरिक लेयर, इनर मोस्ट लेयर की, जिसका नाम क्या है? एंडोमेट्रियम। और अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो एंडोमेट्रियम होती है इसकी भी कितनी लेयर होती हैं गाइस? 2 लेयर होती है। द एंडोमेट्रियम हैज़ 2 लेयर्स, 2 लेयर होती हैं। कौन कौन सी? एक तो बेसल लेयर होती है और दूसरी कौन सी होती है? जोना फंक्शनलिस। कौन सी? एक तो बेसल लेयर है एंडोमेट्रियम की और दूसरी लेयर कौन सी है? जोना फंक्शनलिस। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो बेसल लेयर होती है इसको लेमिना प्रोप्रिया के नाम से भी जानते हैं। यूट्रस की जो बेसल लेयर होती है इसे क्या कहते हैं? लेमिना प्रोप्रिया के नाम से भी जानते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा कि बेसल लेयर की क्या क्या खास बात है, ध्यान रखना। जो बेसल लेयर होती है किस किस से बनी होती है? एक तो साहब बेसल लेयर में पाई जाती है स्ट्रोमल सेल्स। क्या पाई जाती है बेसल लेयर में? स्ट्रोमल सेल्स। स्ट्रोमल सेल्स के अलावा बेसल लेयर में पाई जाती हैं एंडोमेट्रियल म्यूकस सीक्रेटिंग ट्यूबुलर ग्लैंड्स। अब आप ध्यान दीजिएगा गाइस, आप एम साइकिल की एक फेज पढ़ते हो, प्रोलिफरेटिव फेज के बाद में आती है सीक्रेटरी फेज। सीक्रेटरी फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इस फेज के अंदर जो यूट्रस होता है, इसके यूट्रस की कैविटी में सीक्रेशन ही सीक्रेशन भरा रहता है, मिल्की सीक्रेशन यूट्रस के अंदर भरे रहते हैं। आखिर ये सीक्रेशन कहाँ से आए भाई? सीक्रेशन किससे आते हैं? ग्लैंड से आते हैं। इसका मतलब यूट्रस में ग्लैंड है, लेकिन यूट्रस की कौन सी लेयर में ग्लैंड है? एंडोमेट्रियम में। एंडोमेट्रियम की भी कौन सी लेयर के अंदर? बेसल लेयर के अंदर। और इन ग्लैंड्स का नाम क्या है? एंडोमेट्रियल म्यूकस सीक्रेटिंग ट्यूबुलर ग्लैंड्स, यानी कि म्यूकस का सीक्रेशन करने वाली ट्यूबुलर ग्लैंड्स यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं। किसमें? बेसल लेयर में। देन इसके साथ साथ में ब्लड वेसल्स और नर्वस भी किसमें प्रेजेंट होती हैं? बेसल लेयर में प्रेजेंट होती है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखना, एंडोमेट्रियम और डेसिडुआ में क्या अंतर है? क्या? एंडोमेट्रियम और डेसिडुआ में क्या, किसे अपन एंडोमेट्रियम कहेंगे और किसे अपन डेसिडुआ कहेंगे? तो गाइज जो एंडोमेट्रियम वर्ड है ये नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के लिए काम में लेते हैं, लेकिन जैसे ही एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइज ओवम या फिर जाइगोट जिसे आप कहते हो, वो एंडोमेट्रियम के अंदर इम्बेड हो जाता है, उसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है, यानी कि अपना घर बसा लेता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो गाइज ऐसी कंडीशन में इस एंडोमेट्रियम को हम क्या कह देते हैं? डेसिडुआ कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, डेसिडुआ बनने के पीछे इसका एक और भी कारण है। वो क्या कारण है कि जैसे ही फर्टिलाइज ओवम या फिर जाइगोट एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट होता है, यानी कि इम्बेड होता है, तो देखो एंडोमेट्रियम की ये जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं, ये स्ट्रोमल सेल्स स्लाइटली पेनिट्रेट कर जाती हैं किसके अंदर? किसके अंदर? ये बेसल यहाँ से कट कर देना गाइस, ये बाई मिस्टेकनली यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गया। ये कहने का मतलब इन प्रेगनेंसी स्ट्रोमल सेल्स पेनिट्रेट इन मायोमेट्रियम, कि प्रेगनेंसी के अंदर जो अपनी जो यानी कि जो बेसल लेयर होती है, इस बेसल लेयर की जो स्ट्रोमल सेल्स होती हैं ये पेनिट्रेट कर जाती हैं किसके अंदर? मायोमेट्रियम के अंदर। और जैसे ये पेनिट्रेट करती हैं देन वी कैन से डेसिडुआ टू
टू द एंडोमेट्रियम। कहने का मतलब जैसे स्ट्रोमल सेल्स मायोमेट्रियम में पेनिट्रेट करेंगी तो अपन क्या कहेंगे, इस एंडोमेट्रियम को किस नाम से जानेंगे, डेसिडुआ के नाम से अपन इसे जानेंगे। क्लियर गाइज। सो गाइज देन इसके साथ साथ में अपन डेसिडुआ इसलिए भी कहते हैं एंडोमेट्रियम को प्रेग्नेंट स्टेट में, क्योंकि डेसिडुआ एक इंग्लिश का वर्ड है और डेसिडुआ का मतलब होता है गो अवे, यानी कि दूर चला जाना, या फिर शट डाउन यानी कि टूट करके डिटेच होकर के क्या आ जाना, बाहर आ जाना। और बिल्कुल ऐसा ही होता है प्रेग्नेंट एंडोमेट्रियम के साथ में, क्योंकि जैसे ही फीटस की डिलीवरी होती है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, तो गाइस उसके पीछे पीछे जो एंडोमेट्रियम होती है वो भी क्या हो जाती है, एक्सपेल आउट हो जाती है, यूट्रस से दूर चली जाती है। इसलिए भी अपन एंडोमेट्रियम को क्या कहते हैं, डेसिडुआ कहते हैं। क्लियर गाइज। देन इसके साथ साथ में अपन बात करते हैं, तो गाइज ये तो क्या हुई, एंडोमेट्रियम की दो लेयर थी और सबसे पहले कौन सी थी, बेसल लेयर थी। अब इसके बाद में एंडोमेट्रियम की जो सेकंड लेयर होती है वो कौन सी है, स्पंजी लेयर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सॉरी स्पंजी नहीं, दूसरी लेयर कौन सी होती है, जोना फंक्शनलिस। कौन सी होती है, पहली बेसल लेयर और दूसरी कौन सी है, जोना फंक्शनलिस। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि जो जोना फंक्शनलिस होती है इसकी भी दो लेयर होती है। पहली तो कौन सी, स्ट्रेटम स्पंजी, और दूसरी को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट। पहली को तो क्या कहेंगे अपन, स्ट्रेटम स्पंजी, और दूसरी को अपन क्या कहेंगे, स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो फर्टिलाइज ओवम होता है, देखो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इफ फर्टिलाइज ओवम डज नॉट इम्प्लांट देन स्पंजी एंड कॉम्पैक्ट बोथ लेयर शट डाउन। भाई जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और अपन कहते हैं कि साहब मेंस्ट्रुअल साइकिल में एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, तो ध्यान रखना कंप्लीट एंडोमेट्रियम की शेडिंग नहीं होती है एम साइकिल में। कंप्लीट का मतलब बेसल और जोना फंक्शनलिस दोनों ही शेडिंग नहीं होती है, दोनों ही टूट करके ब्लड फ्लो के थ्रू बाहर नहीं आती है। केवल और केवल कौन सी आती है, जोना फंक्शनलिस, यानी कि जोना फंक्शनलिस की स्ट्रेटम स्पंजी लेयर भी और कौन सी स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट लेयर भी। ये दोनों लेयर अगर फर्टिलाइज ओवम इम्प्लांट नहीं हो या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो तो एम साइकिल के अंदर बहुत यानी कि दोनों की दोनों लेयर क्या हो जाएंगी, शेड अवे या फिर शेड ऑफ हो जाएंगी, टूट करके बाहर आ जाएंगी। बल्कि बेसल लेयर ऐसे की ऐसी क्या रहेगी, इंटेक्ट रहेगी। और इंटेक्ट रह करके देखो ये क्या करेगी, आफ्टर शेडिंग ऑफ, यानी कि आफ्टर शेडिंग ऑफ, टूटने के बाद में आफ्टर शेड ऑफ दीज स्पंजी एंड कॉम्पैक्ट, यानी कि स्पंजी और कॉम्पैक्ट के शेड ऑफ होने के बाद में, टूटने के बाद में, बाहर निकलने के बाद में रीजनरेट्स फ्रॉम बेसल लेयर। अब देखो ये बेसल लेयर गलती से यहाँ पे चला गया था, रीजनरेट्स फ्रॉम बेसल में लिख देता हूँ यहाँ पे बेसल लेयर, रीजनरेट्स फ्रॉम बेसल लेयर, यानी कि स्पंजी और कॉम्पैक्ट लेयर शेड ऑफ होने के बाद में वापस रीजनरेट हो जाती हैं, वापस बनती हैं। गाइज किससे बनती हैं, बेसल लेयर से। इसलिए गाइज ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर स्पंजी और कॉम्पैक्ट लेयर के शेड ऑफ होने के बाद में ये रीजनरेट कौन सी लेयर से होती हैं, तो आपको कहना है कौन सी लेयर्स होती हैं कि साहब ये बेसल एंडोमेट्रियम से स्पंजी और कॉम्पैक्ट यानी कि जोना फंक्शनलिस वापस क्या होती है, रीजनरेट होती है। क्लियर एवरीबॉडी। देन इसके बाद में कुछ यहाँ से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एंडोमेट्रियम से, वो किसके रिगार्डिंग, इम्प्लांटेशन के रिगार्डिंग। लेकिन गाइज इससे पहले मैं आपका एक यानी कि आपका एक कंसेप्ट और क्लियर करना चाहूँगा कि ये बच्चों के घुलमिल हो जाता है कि यार ये बेसल किस तरह पाएगी, स्पंजी किस तरह पाएगी, कॉम्पैक्ट किस तरह पाएगी। तो ये डाउट मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। इमेजिंग दैट, आपको इमेजिंग करना है कि ये अपनी यूट्रस की वाल है,
ये क्या है गाइज, अपनी यूट्रस की वाल है। जैसा कि आपको पता है कि जो यूट्रस की वाल होती है 3 लेयरों से बनी होती है, कि जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ये तो है पेरीमेट्रियम, फिर जो मिडल लेयर है ये कौन सी है, मायोमेट्रियम, और फिर जो इनर लेयर है ये कौन सी है, एंडोमेट्रियम। अब आपको पता है मायोमेट्रियम में बाहर की साइड यानी कि आउटर साइड में ये कौन से मसल फाइबर हैं, लोंजी मसल फाइबर। फिर इसके बाद में आते हैं कौन से, इंटरलेसिंग मसल फाइबर, और फिर इसके बाद में कौन सा मसल फाइबर आता है मायोमेट्रियम में, सर्कुलर मसल फाइबर। क्लियर, ये तो बात हुई मायोमेट्रियम की। देन इसके बाद में बात करते हैं किसकी, एंडोमेट्रियम की। और जैसा कि आप जानते हो कि जो एंडोमेट्रियम है इसकी भी 2 लेयर होती है, कौन कौन सी, एक तो ये यानी कि बेसल लेयर, और एक ये कौन सी, जोना फंक्शनलिस। अब देखो बेसल लेयर तो सिंगल लेयर है जिसमें स्ट्रोमल सेल्स है, म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली एंडोमेट्रियल ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्वेज है। लेकिन जो जोना फंक्शनलिस है इसकी भी 2 लेयर है। तो 2 लेयरों में कौन कौन सी, एक तो स्ट्रेटम स्पंजी यानी कि बेसल के बाद में ये तो कौन सी है, स्पंजी एंडोमेट्रियम, और फिर स्पंजी के बाद में जो ये वाली बच गई है ये कौन सी है, कॉम्पैक्ट एंडोमेट्रियम। ये कौन सी है गाइज, कॉम्पैक्ट एंडोमेट्रियम। तो देख लीजिए, सबसे पहले पेरीमेट्रियम आती है, फिर मायोमेट्रियम और फिर एंडोमेट्रियम। फिर एंडोमेट्रियम के अंदर भी पहले बेसल आती है, फिर स्पंजी आती है, और फिर सबसे अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम में कौन सी आती है, स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट लेयर आती है। अब देखो यहाँ से अगर अपने को क्वेश्चन पूछे कि साहब इम्प्लांटेशन टेक प्लेस एट विच लेयर, कि इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस की कौन सी लेयर के ऊपर होता है, तो गाइज बिना ऑप्शंस के इसका आंसर देना थोड़ा कठिन है, बिकॉज इसका आंसर ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने अपने को क्या क्या ऑप्शन दिया। गाइज इसका जो आंसर है कि इम्प्लांटेशन कहाँ होता है, इसका आंसर एंडोमेट्रियम भी होता है, इसका आंसर है जोना फंक्शनलिस भी होता है, इसका आंसर कॉम्पैक्ट भी होता है। तो आपको गिवन ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि साहब इसका आंसर क्या होगा। तो गाइज अपन देखते हैं यहाँ पे क्या, कि अगर अपने को क्वेश्चन पूछे कि साहब इम्प्लांटेशन टेक प्लेस एट विच लेयर, अगर ऑप्शन में ऐसे आए, ऑप्शन ए में पेरीमेट्रियम आ जाए, बी में मायोमेट्रियम आ जाए, सी में एंडोमेट्रियम आ जाए, और डी के अंदर आ जाए क्या, एंडोकार्डियम आ जाए। कहने का मतलब ऑप्शंस पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा अपना, एंडोमेट्रियम। क्या जाएगा आंसर, एंडोमेट्रियम। लेकिन अब देखो ऑप्शंस यहाँ पे अपने को मिले, क्या मिले ऑप्शंस यहाँ पे, कि इम्प्लांटेशन टेक प्लेस एट विच लेयर ऑफ दी यूट्रस। ऑप्शन ए ऑप्शन के अंदर आ जाए आपके पास में क्या, एंडोमेट्रियम। ऑप्शन ए में आ गया एंडोमेट्रियम। ऑप्शन बी के अंदर आ गया आपके पास में बेसल एंडोमेट्रियम। ऑप्शन सी के अंदर आपके पास में आ गया यहाँ पर जोना फंक्शनलिस, और ऑप्शन डी के अंदर आपके यहाँ पर आ गया क्या, मायोमेट्रियम। तो गाइज अब ऐसे ऑप्शंस में एंडोमेट्रियम आंसर नहीं जाएगा, बिकॉज एंडोमेट्रियम के भी अंदर की लेयर आ गई कौन सी, जोना फंक्शनलिस, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, जोना फंक्शनलिस आएगा। देन अब देखो ऑप्शंस यहाँ पे कुछ अलग टाइप के आ जाए, जैसे कि ऑप्शन ए के अंदर आ जाए क्या, ऑप्शन ए के अंदर आ जाए जोना फंक्शनलिस। ऑप्शन बी के अंदर आ जाए स्ट्रेटम स्पंजी। ऑप्शन सी के अंदर आ जाए स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम, और ऑप्शन डी के अंदर आ जाए एंडोमेट्रियम। तो गाइज अब ऐसी कंडीशन में ना तो एंडोमेट्रियम आंसर जाएगा, ना ही जोना फंक्शनलिस आंसर जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट। क्योंकि गाइज जो कॉम्पैक्ट लेयर थी यानी कि जैसे कि ये अपनी एंडोमेट्रियम थी, ये बेसल एंडोमेट्रियम थी, ये स्पंजी एंडोमेट्रियम थी, और ये थी कॉम्पैक्ट एंडोमेट्रियम। जो इम्प्लांटेशन होता है फर्टिलाइज ओवम या फिर जाइगोट का, वो कौन सी लेयर के ऊपर होता है, इस कॉम्पैक्ट लेयर के अंदर फर्टिलाइज ओवम इम्बेड होता है, यानी कि इम्प्लांट
होता है। इसलिए यहाँ पर और भी डेप्थ में यानी कि ऑप्शंस को और भी थोड़ा सा वेरी किया गया है। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में आंसर क्या आ जाएगा, स्ट्रेटम कॉम्पैक्टम जाएगा। तो गाइज फर्स्ट वी ऑल ऑफ से दैट कि इम्प्लांटेशन टेक प्लेस एट कॉम्पैक्ट लेयर ऑफ द एंडोमेट्रियम, कि एंडोमेट्रियम की कॉम्पैक्ट लेयर पे क्या होता है, इम्प्लांटेशन होता है। और बाकी डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया। क्लियर गाइज। चलो तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इम्प्लांटेशन टेक प्लेस एट विच लेयर। इसका आंसर एंडोमेट्रियम भी हो सकता है, जोना फंक्शनलिस भी हो सकता है, और स्ट्रेटम कॉम्पैक्ट भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपको गिविंग ऑप्शंस के ऊपर, जो कि मैंने क्या आपको यहाँ पे मेंशन किया। क्लियर गाइज। तो ये थी अपने यूट्रस की स्ट्रक्चर गाइज। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा गाइज। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं गाइज। मैं आपका डाउट जितना जल्दी हो सके गाइज उतना जल्दी रिजोल्व करूँगा, रिप्लाई करूँगा आपको, है ना। तो गाइज स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस के बाद में अब अपन बात करना चाहेंगे पार्ट्स ऑफ द यूट्रस, जो कि आपके कन्फ्यूज़न का और आपके यूट्रस से आपका डाउट्स का एक बड़ा एरिया है। पार्ट्स ऑफ द यूट्रस कि साहब यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं। कुछ एक बच्चे 4 पार्ट कंसीडर करते हैं, कुछ एक बच्चे 5 पार्ट कंसीडर करते हैं, कई कई तो 6 पार्ट्स भी कंसीडर करते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे बच्चे भी, है ना। लेकिन गाइज ध्यान रखना, यूट्रस के ना तो 5 पार्ट होते हैं, ना 4 होते हैं, ना 6 होते हैं। केवल और केवल यूट्रस को स्टैंडर्ड यानी कि ऑथेंटिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में। यानी कि यूट्रस के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। नाम भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा गया, CO, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा मिस्टेकन हो गया है। ये जो PDF देखो भाई होता क्या है कि पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है इसमें थोड़ा सा। जैसे कि मैं ये टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद में PDF को सेव करता हूँ, तो सेव करने पर कुछ वर्ड्स ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसके पार्ट्स बिल्कुल सीक्वेंस से लिखे थे मैंने, देखो यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया। जो पहला पार्ट था मैंने कॉर्पस लिखा था, जो दूसरा पार्ट था मैंने यहाँ पे लिखा था इस्थमस, और जो तीसरा पार्ट था वो मैंने लिखा था सर्विक्स। लेकिन यहाँ पे देखिए लिखने में कुछ मिस्टेकन हो गया है। मैं आपके लिए जो नया चैप्टर है कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर मैं लेकर के आऊँगा। बल्कि यूट्रस के 3 ही पार्ट अपन देखो यहाँ पे लिखने में कुछ गड़बड़ी हुई है। कहने का मतलब लिखने के बाद में, टाइप करने के बाद में, जैसे मैंने PDF को सेव किया तो सेव करने के बाद में पता नहीं ऐसे हर बार होता है कि वर्ड्स यानी कि चेंज हो जाते हैं, ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो मैं देखता हूँ उसमें क्या मिस्टेक है ना, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, सोल्व करने की कोशिश करूँगा। सो मैं यहाँ पे बता दूँ 3 ही पार्ट होते हैं यूट्रस के। एक तो होता है कॉर्पस, अपन जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, एक तो होता है कॉर्पस, और दूसरा होता है गाय यूट्रस का पार्ट इस्थमस, और तीसरा होता है सर्विक्स। बता दूँ आपके नॉलेज के लिए, जो कॉर्पस होता है इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है, और कॉर्पस के अंदर अपन 2 चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, एक तो फंडस को और एक बॉडी कैविटी ऑफ यूट्रस, कि यूट्रस की जो बॉडी कैविटी होती है और फंडस होता है, इन दोनों को कंसिडर किया जाता है किसमें, कॉर्पस में। और कॉर्पस को ये अपन बॉडी ऑफ द यूट्रस के नाम से भी जानते हैं। क्लियर गाइज। तो अपन क्या कहेंगे कि साहब यूट्रस के 3 पार्ट है, पहला तो कॉर्पस, या फिर कॉर्पस को अपन बॉडी ऑफ द यूट्रस भी कह सकते हैं। फिर इस्थमस आता है, फिर क्या आता है बच्चों यहाँ पे सर्विक्स। देखो मैं आपके लिए नया लेक्चर, दूसरा लेक्चर लाऊंगा पार्ट्स ऑफ द यूट्रस के ऊपर। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि देखिए गाइज, ये जो यूट्रस है जिसे पंख वाला यूट्रस कहते हैं, एक्चुअली ऐसा होता है, अपन डायग्राम समझने के लिए अपन इस प्रकार का यूट्रस बनाते हैं, बल्कि यूट्रस एंटी फ्लेक्स डायरेक्शन में होता है। सो गाइज यहाँ पे देखिएगा, ये तो टॉप के ऊपर ये जो अपना एरिया है, ये तो कौन है, फंडस पार्ट है, जो डोम शेप का एरिया है। फिर इसके बाद में ये जो है ये यूट्रस की बॉडी कैविटी है। फिर यहाँ पे छोटा सा पार्ट आता है यूट्रस का 0.5 सेंटीमीटर का, इसे अपन इस्थमस कहते हैं। और फिर आता है लास्ट का, ये कौन है, सर्विक्स। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो 2.5 सेंटीमीटर का एरिया है, ये कौन सा है, सर्विक्स। तो देखो फंडस से लेकर के और इस्थमस तक का, यानी कि यहाँ तक का, ऑल ओवर बॉडी कैविटी तक का ये जो पार्ट है, इसे अपन कहते हैं कॉर्पस। क्या कहते हैं अपन इसे, कॉर्पस, CORPUS। इस कॉर्पस को अपन बॉडी ऑफ द यूट्रस के नाम से भी
जानते हैं, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर होती है। 5 सेंटीमीटर कैसे होती है कि ये जो अपना फंडस है, फंडस की जो लेंथ है वो कितनी लेंथ होती है 1.5 सेंटीमीटर। और फिर ये जो बॉडी कैविटी है, इस बॉडी कैविटी की लेंथ होती है 3.5 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए 1.5 और 3.5 कितना हुआ 5 सेंटीमीटर हुआ। ये यूट्रस का पहला पार्ट है जिसे अपन कॉर्पस कहते हैं, जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। और कॉर्पस के अंदर फंडस और यूट्रस की बॉडी कैविटी ये 3.5 सेंटीमीटर की दोनों शामिल होती है। फिर इसके बाद में यूट्रस का थर्ड पार्ट आता है, स्मॉलेस्ट पार्ट आता है यहाँ पर, इसे अपन कहते हैं इस्थमस ऑफ द यूट्रस 0.5 सेकेंड पार्ट आता है यूट्रस का कॉर्पस के बाद में, जिसे अपन क्या कहते हैं इस्थमस। और इसके बाद में जो थर्ड और लास्ट पार्ट है ये कौन है सर्विक्स है 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो मैं आपकी लेंथ भी यूट्रस की कंसीडर करवा दूँ। 5 सेंटीमीटर तो कॉर्पस की लेंथ हो गई, 0.5 सेंटीमीटर इस्थमस की लेंथ हो गई, और जो 2.5 सेंटीमीटर है ये किसकी लेंथ हो गई सर्वी। अगर तीनों को अपन जोड़ेंगे तो टोटल लेंथ आएगी 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब यूट्रस की जो टोटल लेंथ होती है वो लेंथ कितनी होती है गाइज 8 सेंटीमीटर होती है, 8 सेंटीमीटर। क्लियर गाइज। मैं आपको अच्छे से इसमें जो भी मिस्टेकन्स हुई है इस पार्ट में ऊपर नीचे हुआ है मैं इसको ठीक करके और आपके लिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यूट्रस का उसके अंदर अपन कई चीज़ें डिस्कस करेंगे। यूट्रस के पार्ट्स के बाद यूट्रस के पार्ट्स भी अपन और डिस्कस करेंगे उसके अंदर अच्छे से। देन उसके साथ साथ के अंदर अपन वहाँ पे डिस्कस करेंगे यूट्रस के लिगामेंट डिस्कस करेंगे, यूट्रस का डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे, कैसे यूट्रस बनता है और जब बनता है तो इसमें क्या क्या कंजेनाइटल एनामोलीज हो सकती है। यूट्रस की ब्लड सप्लाई अपन डिस्कस करेंगे, यूट्रस की पोजीशन अपन डिस्कस करेंगे, और भी कई चीज़ें अपन यूट्रस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस।